नीदरलैंड्स के हेग में प्रदर्शन के दौरान हिंसा का मामला सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में कार में आग लगा दी। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई के बाद बवाल मचा हुआ है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हेग की तस्वीर है ये, नीदरलैंड्स के हेग की। दंगों की चपेट में इस वक्त नीदरलैंड्स है क्योंकि यहां पर भारी संख्या में सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों ने बवाल किया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच देखिए झड़प की खबर है। नीदरलैंड्स में ये बवाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, हिंसा हुई है। देखिए ये प्रदर्शनकारी हैं जो कि पुलिस की जीप में भी आग लगा चुके हैं। आसपास की दुकानों में आग लगाई गई। नीदरलैंड्स के हालात बहुत ही खराब है। यहाँ हिंसा हुई है। दंगे की चपेट में इस वक्त नीदरलैंड्स है। हालांकि पुलिस स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस भीड़ पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं हो सका है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबर है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीदरलैंड्स कैसे जल रहा है। पथराव, आगजनी और बवाल। इस वक्त नीदरलैंड्स की सड़कों का यही हाल है। ये शहर इस वक्त यूं ही आग में जल रहा है। और अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। युद्ध के मैदान में आज बहुत ही बड़ा टर्न आ गया है। यूक्रेन का एक और इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। अवदीव्का पर रूस का कब्जा हुआ तो ज़ेलेंस्की सेना को वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा और इसी के साथ कीव विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। पुतिन सेना अब कीव के साथ साथ यूरोप में एटमी प्रलय लाने की तैयारी कर रही है। यूरोप के कई देशों पर हमला करने का प्लान है और इससे दहशत में आए नाटो ने रूस के खिलाफ नई रणनीति तैयार कर ली है। जिस बात का डर था युद्ध के मैदान में वही हो गया है। जिस बात की आशंका कई दिनों से थी वही सच हो गया है। यूक्रेन हार के द्वार पर पहुंच गया है। रूस के सामने यूक्रेनी सेना किसी भी वक्त हथियार डाल सकती है। यूक्रेन की पराजय का प्रमाण अवदीव्का से आ गया है। अवदीव्का में यूक्रेन की हार हो गई है और रूस विजयी हो गया है। अवदीव्का का भी हश्र वही हुआ जो बाखमत का हुआ था। यहां रूस और यूक्रेनी सेना में कई महीनों तक भीषण जंग चली। पुतिन पलटन के सामने ज़ेलेंस्की सेना टिक नहीं पाई। नतीजा यह हुआ कि उसे अवदीव्का छोड़कर भागना पड़ा। अवदीव्का में मिली शिकस्त के बाद कीव से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत है। यूक्रेन के नए सेनाध्यक्ष ने अवदीव्का में मौजूद अपनी बची कुची सेना को भी वापस बुला लिया है। और इस तरह से अवदीव्का पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गया है। पुतिन आर्मी ने अवदीव्का में रूसी ध्वज फहरा दिया है।
10 महीने के अंदर रूसी सेना को यूक्रेन में दूसरी बड़ी कामयाबी मिल गई है। पिछले साल मई में रूस ने बाखमुत जीत लिया था और अब अवदीव्का पर विजय का परचम फहरा दिया है। अवदीव्का में रूस और यूक्रेन के बीच कुछ इस तरह से सबसे बड़ी और सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई। अवदीव्का को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने हर उस प्लान पर काम किया जो उसके वॉर कमांडर्स को समझ में आया। यहां तक कि रूसी धरती पर गोरिल्ला घात भी किया गया। रूस के युद्धपोत को भी डुबाया गया। लेकिन यूक्रेन अपनी जमीन को बचा नहीं पाया। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने अवदीव्का में 70 बार भीषण हमले किए। इन हमलों में यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ गए और इस तरह पुतिन सेना का ऑपरेशन अवदीव्का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सवाल यह है कि अवदीव्का की जीत इतनी बड़ी और अहम क्यों? रूस के लिए अवदीव्का इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अवदीव्का को जीतने के बाद रूसी सेना का अगला कदम क्या होगा? इस सवाल का जवाब है कि आने वाले वक्त में रूसी सेना न सिर्फ पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कायम कर लेगी, बल्कि उसके लिए कीव जीतना भी आसान हो जाएगा। अवदीव्का विजय का अर्थ क्या है, अब इसे भी समझ लीजिए। अवदीव्का और बाखमुत जीतने के साथ ही डोनेस्क पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। डोनेस्क से अब तक रूसी सेना के लिए पूर्वी यूक्रेन को जीतना आसान हो जाएगा। लुहांस्क पर रूस का पहले से ही कब्जा है। खार्किव, ज़पोरिज्जिया, मेलिटोपोल, खेरसों और ओडेसा में रूसी सेना मजबूत स्थिति में है। यहाँ रूसी फौज भीषण हमले करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। आने वाले वक्त में खार्किव से लेकर ओडेसा तक रूसी सेना एक लकीर खींच देगी। पूर्वी यूक्रेन में जो इलाके आपको मैप पर नजर आ रहे हैं, उस पर रूस का कब्जा हो जाएगा और इस तरह से पुतिन सेना यूक्रेन को 2 खंड कर देगी। जिस दिन रूसी सेना ये करने में कामयाब हुई, उसी दिन उसके लिए कीव फतह का रास्ता आसान हो जाएगा। यही वजह है कि अवदीव्का पर विजय के साथ ही कीव समेत नाटो देश टेंशन में आ गए। अवदीव्का विजय के साथ ही यूरोप और नेटो पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। पुतिन सेना ने यूरोप के साथ साथ नेटो देशों में एटमी प्रलय लाने की तैयारी कर ली है। रूस के परमाणु प्लान से अमेरिका और नेटो दहशत में आ गए हैं। अवदीव्का जीतने के बाद क्रेमलिन ने अपनी फोर्स को नेटो के खिलाफ जंग लड़ने का आदेश जारी कर दिया है। क्रेमलिन के आदेश के बाद पुतिन की परमाणु सेना का एक्शन शुरू हो गया है। नाटो पर हमले की तैयारी तेज हो गई है। रूस ने अपने सभी एयरफील्ड्स को न सिर्फ एक्टिवेट कर दिया है, बल्कि सभी बेस पर नेटो के खिलाफ हमले का अभ्यास कर रहा है। रूसी एयरफोर्स अगले 7 दिनों तक अपने सभी एयरफील्ड पर इसी तरह से परमाणु हमले की प्रैक्टिस करेगी।
इतना ही नहीं, रूसी नेवी ने नेटो की परमाणु सबमरीन को खोजकर तबाह करने के लिए उत्तरी सागर में Tu-142 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिया है। Tu-142 लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है। इसकी फ्लाइट रेंज है 5000 किलोमीटर, यानी ये एक बार में 5000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यही वजह है कि Tu-142 को रूसी नौसेना का सबसे घातक एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अवदीव्का विजय और पुतिन की परमाणु सेना की तैयारियां देखकर अमेरिका और नेटो देश दहशत में आ गए हैं। पुतिन के परमाणु प्रलय को रोकने के लिए उन्होंने भी जंग और बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो जल्द ही यूरोप में सेना की तैनाती करने वाला है। इस बाबत ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। ब्रिटेन यूरोप में न्यूक्लियर बेस बनाने जा रहा है। रूस की सीमा से सटे यूरोपीय देशों में नेटो ने 1000 बंकर भी बनाने का फैसला किया है। लेकिन कई यूरोपीय देशों में नेटो के बंकर और परमाणु बेस का विरोध शुरू हो गया है। मतलब ये कि यूरोप में अमेरिका और नेटो की राह आसान नहीं है। विरोध की वजह से अगर नेटो रूस की घेराबंदी करने में नाकाम रहा तो पुतिन सेना कई देशों में परमाणु जलजला ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अवदीव्का पर रूस की जीत यूक्रेन की सेना के लिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लिहाजा अवदीव्का हार से बौखलाए ज़ेलेंस्की ने गुरिल्ला युद्ध नीति से रूस पर हमले का प्लान बनाया। और जानते हैं, इसके लिए ज़ेलेंस्की ने रूस के 9 शहरों को टारगेट भी किया और फिर सिलसिलेवार अंदाज में ताबड़तोड़ प्रहार किया। आपको बता दें कि यूक्रेन के इस काउंटर ऑपरेशन के लिए 6 स्पेशल कमांडो ब्रिगेड और 6 विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। अवदीव्का पर फतेह कर रूसी ब्रिगेड ने कीव से वॉशिंगटन तक खलबली मचाई। अवदीव्का को अपने कंट्रोल में कर पुतिन ने अपने हथियारों की ताकत दुनिया को दिखाई। मगर रूस अवदीव्का विजय पर जश्न मनाता उससे पहले ही यूक्रेनी डिफेंस ने पश्चिमी रूस में ताबड़तोड़ सीरियल अटैक कर क्रेमलिन को ही सन्न कर दिया। जी हां, अवदीव्का हार के बाद ज़ेलेंस्की ने सेना के तमाम अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद रूस पर गुरिल्ला युद्ध नीति से हमला करने की प्लानिंग की गई। यानी रूस के ठिकानों पर घात लगाकर हमला। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के कुछ इलाकों को टारगेट किया। गुरिल्ला अटैक का जिम्मा स्पेशल बटालियन को दिया। जमीन और आसमान से रूसी ठिकानों पर अटैक किया। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने बिना किसी को भनक लगे पश्चिमी रूस के अलग अलग शहरों पर बारूदी कोहरा मचाने की फूल प्रूफ रणनीति बनाई। और जानते हैं, यूक्रेनी सेना के काउंटर ऑपरेशन की निगरानी खुद कीव के हेडक्वार्टर में बैठे ज़ेलेंस्की कर रहे थे।
सेना की हार ज़ेलेंस्की बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस हार का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक गुरिल्ला जाल तैयार किया, जिसके तहत पश्चिमी रूस की 9 लोकेशन को टारगेट करने का प्लान बनाया। आखिर वो 9 लोकेशन कौन कौन सी थी, पहले आपको ये बताते हैं। सबसे पहले रूस की राजधानी मॉस्को पर अटैक हुआ, फिर बेलगोरोद और कलुगा पर बारूद बरसाया गया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी आर्म फोर्स ने कुर्स्क, ब्रियांस्क और वोरोनिश में भी प्रचंड तबाही मचाई। इसके अलावा रोस्तोव, क्रीमिया और ब्लैक सी में भी यूक्रेनी सेना ने आसमानी प्रहार किया। गुरिल्ला युद्ध नीति से रूस पर प्रहार करने की जिम्मेदारी यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की कुछ खास बटालियन को दी गई, जिनमें शामिल है 38वीं मरीन ब्रिगेड, 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड, 60वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। इसके अलावा यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 71वीं हंटर ब्रिगेड और 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। ज़ेलेंस्की की सेना ने इस काउंटर ऑपरेशन के लिए खास तरह के एडवांस वेपन का भी इस्तेमाल किया और हथियारों की इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, GLSDB गाइडेड बम और FPV कामिकाज़ी ड्रोन। वहीं जमीनी हमले के लिए यूक्रेन ने T-72 AV टैंक, BTR M113 आर्मर्ड व्हीकल और YPR 765 इन्फेंट्री का इस्तेमाल किया गया। इसी गुरिल्ला जान की मदद से यूक्रेन आर्म फोर्सेस ने मॉस्को से बेलगोरोद तक, कलुगा से रोस्तोव तक और ब्रियांस्क से कुर्स्क तक भीषण तबाही मचाई। इतना ही नहीं, क्रीमिया और ब्लैक सी में भी ज़ेलेंस्की की सेना ने ड्रोन क्रूज मिसाइल से विध्वंसक हमले किए। यूक्रेन का यह पलटवार युद्ध के लिहाज से बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर यूक्रेन रूसी ठिकानों पर हमला नहीं करता, अगर पश्चिमी रूस के तमाम इलाकों को नहीं दहलाता, तो जिस तरह पुतिन की फौज ने अवदीव्का में रूसी झंडा फहराया, ठीक उसी तरह यूक्रेन के कई और शहरों, प्रांतों पर रूस का कंट्रोल हो सकता था। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में मौजूद अवदीव्का में बीते 1 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच आर-पार की जंग जारी थी। कभी रूस हमला करता तो उसका पलटवार यूक्रेन भी करता। और बड़ी खबर है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की बैरक से मिले गैजेट्स। अमृतपाल और उसके 9 सहयोगियों की बैरक से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। जेल प्रशासन की चेकिंग में मिले स्मार्ट और कीपैड फोन किए गए जब्त। पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन, स्पीकर और स्मार्ट वॉच भी बरामद। दक्षिणी ध्रुव पर कब्जा, बाइडेन को ईरानी झटका। मिडिल ईस्ट की हम बात करें, जहां अमेरिका इजराइल के लिए मुसीबत बन चुका है ईरान। अब एक ऐसी तैयारी में जुट गया है जिससे पेंटागन में कोहराम मच गया है। ईरान अब साउथ पोल पर अधिकार अपना जताने लगा है, जिससे बौखलाए अमेरिका ने धमकी दे डाली है। यानी अरब की जंग अब साउथ पोल तक पहुंचने वाली है, जिसमें रूस और चीन शामिल हुए तो तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजना तय माना जा रहा है। अरब में घिरा अमेरिका अब ईरान की एक और चाल में फंसने जा रहा है। लाल सागर में जहां विध्वंसक जंग हो रही है, अब उसका दायरा बढ़कर अंटार्कटिका तक जा पहुंचा है। अंटार्कटिका यानी साउथ पोल, जिसकी दूरी ईरान से 13,555 किलोमीटर है, वहां लगातार बर्फीले तूफान आते रहते हैं। अब उसी जगह ईरान मिलिट्री पोस्ट बनाने जा रहा है। इसके अलावा एक सीक्रेट लैब बना रहा है। इसका ऐलान ईरान ने खुलेआम कर दिया है। हालांकि साउथ पोल पर अभी तक किसी का कब्जा नहीं है, लेकिन ईरान पहला देश है जो वहां कब्जे की बात कह रहा है।
ईरान के ऐलान से पेंटागन की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब उसे साउथ पोल पर भी ईरान से भिड़ना होगा, जबकि वहां पहले से ही रूस और चीन सक्रिय हैं। अभी तक सिर्फ 3 देश वहां अपना बेस बनाने में जुटे हैं, जिसमें रूस काफी वक्त से काम कर रहा है, जबकि अमेरिका और चीन भी उसी कतार में है। ईरान ने ऐसे वक्त में साउथ पोल पर कब्जे की बात कही है जब अमेरिका यूरोप और मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। यानी ईरान ने मौका भांपा है कि किसी तरह साउथ पोल के युद्ध में उलझाकर अमेरिका को तबाह कर दिया जाए। ईरान की प्लानिंग है कि अगर अमेरिका साउथ पोल के युद्ध में कूदा तो उसे मिडिल ईस्ट में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के जरिए रूस को बर्बाद करने का अमेरिका का प्लान फेल हो सकता है। ईरान के इस प्लानिंग में चीन और रूस भी शामिल हो चुके हैं, जो हर कीमत पर अमेरिका से सुपर पावर का तमगा छीनना चाहते हैं। हालांकि ईरान के नेवल कमांडर एडमिरल शेरम ईरानी ने पिछले साल सितंबर में साउथ पोल पर अधिकार का दावा किया था, जिसके बाद इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब कतर में रखे गए ईरानी फंड में से अमेरिका ने $6 अरब से रोक हटा दी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान रिलीज किए गए फंड को साउथ पोल में मिलिट्री बेस बनाने में लगा सकता है, जैसा जिक्र 6 महीने पहले एडमिरल शेरम ईरानी कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका ने खुलकर नहीं कहा है, बल्कि इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कतर में रखे गए ईरान के धन का इस्तेमाल अंटार्कटिका में किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता। अमेरिका का इनकार सीधे तौर पर ईरान को धमकी है। अगर ईरान साउथ पोल पर गया तो अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने जब एटमी डील नहीं मानी तो साउथ पोल पर वो अमेरिका की धमकी से डरेगा, इसमें संशय है। और ये बात अमेरिका समझ चुका है कि अब ईरान बेकाबू हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाल सागर से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। ईरान ने टास्क फोर्स पर हमले के लिए हूती को हथियार देकर तबाही मचा दी है। हालात ऐसे हैं कि हूती से मुकाबले के लिए अमेरिका को पश्चिमी देशों को बुलाना पड़ा है। इसी तरह इराक सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले करके बता दिया है कि अब अमेरिका का अरब में रुकना मुश्किल है। जबकि अभी अमेरिका यूक्रेन और इजराइल दोनों को हथियार दे रहा है। सोचिए, जब साउथ पोल पर कब्जे की जंग शुरू होगी तो बर्फीले तूफान के बीच अमेरिका फंस जाएगी। इस बीच रूस ने अंटार्कटिका में एक स्टेशन भी बना लिया है, जिसका नाम वोस्टॉक है। यह साउथ पोल पर बेलारूस और रूस का जॉइंट ऑपरेशन है, जिसे पिछले महीने 28 जनवरी को शुरू किया गया। रूस की तरह चीन भी इसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि ईरान ने कतर से रिलीज हुए $6 अरब साउथ पोल पर खर्च करने का प्लान बना लिया है, क्योंकि ईरान जानता है कि उसे चीन और रूस का साथ जरूर मिलेगा। यानी ईरान को रोक पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए पश्चिमी देशों ने अब चीन से मदद मांगी है कि किसी भी तरह से ईरान को रोका जाए। इसके पीछे तर्क है कि सिर्फ 12 देशों का अंटार्कटिका पर अधिकार है, जैसा कि 1959 की संधि से तय हुआ था, जिसके मुताबिक सिर्फ 12 देशों के अलावा कोई नया देश साउथ पोल पर अधिकार नहीं जता सकता, जब तक कि यह संधि अस्तित्व में है। जबकि इस पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से कहा गया है, हम अपने पैसे को जहां चाहे खर्च करें, हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। साउथ पोल पर हमारे अधिकार जताने से किसी संधि को खतरा नहीं है। ईरान की योजना वहां मिलिट्री स्टेशन के साथ साइंस लैब भी खोलने की है। ईरान के इस कदम को दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका किसी भी सूरत में साउथ पोल पर ईरान की दस्तक बर्दाश्त नहीं करने वाला। इस बीच यह भी समझना जरूरी है कि आखिर साउथ पोल को लेकर बात तीसरे विश्व युद्ध तक क्यों जा सकती है। इसके पीछे की वजह है साउथ पोल पर अकूत कुदरत का खजाना। अंटार्कटिका में पड़ने वाले दक्षिणी सागर में नेचुरल गैस का भंडार है, वहां हाइड्रोकार्बन का भंडार है,
साउथ पोल पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन टन तेल का भंडार है, जबकि 300 से 500 बिलियन टन नेचुरल गैस है। 135 बिलियन टन तेल दक्षिणी सागर में ही है। इसके अलावा कोयले, हीरे, सोना, दूसरे मिनरल्स और धातुओं का अकूत भंडार है। जिस पर दुनिया के शक्तिशाली देश नजर गड़ाए बैठे हैं। अब ईरान भी उसी में शुमार होना चाहता है। ईरान बार बार कह रहा है कि 1959 की संधि के मुताबिक पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए आर्कटिक पर निर्माण की अनुमति अधिकार किसी को नहीं है, इसलिए ईरान भी वहां अपना बेस बनाने के लिए स्वतंत्र है। यानी ईरान ने ऐसे युद्ध को बुलावा भेज दिया है जो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि ईरान की दस्तक को अमेरिका कभी मंजूर नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और दुनिया में एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका मजबूत हो रही है। इस बार आमना सामना सीधे तौर पर अमेरिका और रूस के बीच हो सकता है। तनाव की वजह रूस की जेल में हुई एक कैदी की मौत है। रूस के उस कैदी का नाम पुतिन के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर मशहूर था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के कई देशों में आम लोग भी गुस्से में हैं, क्योंकि बाइडेन समेत तमाम लोग इसे हत्या करार दे रहे हैं। एक मौत जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। एक मौत जिसको लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एक मौत जो रूस और अमेरिका की जंग की वजह बन सकता है, लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकता है, दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। शुक्रवार को रूस की एक जेल से अलेक्सी नेवेल्नी की मौत की खबर आई और फिर पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, जॉर्जिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें होने लगी। विरोध की आग ये साबित करती है कि नेवेल्नी जेल में रहकर भी कैसे लोगों के दिलों में बसे थे। अर्जेंटीना, सोफिया, लंदन और हंगरी तक से विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें आई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग नेवेल्नी की मौत को एक बड़ी साजिश और हत्या मान रहे हैं। हंगरी, नेवेल्नी की मौत पर सवाल उठने की पहली वजह है उनका रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सबसे कट्टर विरोधी होना। नेवेल्नी ने पहली बार वकील के तौर पर पहचान बनाई। 2008 में भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉग लिखने लगे। खुलासे से कई नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा था। नेवेल्नी लगातार सरकार के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। नेवेल्नी पुतिन सरकार के सबसे बड़े विरोधी बन गए। नेवेल्नी ने किसी और से नहीं बल्कि पुतिन और सरकार से अदावत ली थी, लिहाजा उन्हें ठिकाने लगाने का मिशन भी शुरू हुआ। सरकार विरोधी प्रदर्शन और रैलियों की वजह से नेवेल्नी पर मुकदमे दर्ज हुए, केस चलने लगे और फिर जेल भेज दिया गया। साल 2020 में एक विमान यात्रा के दौरान नेवेल्नी को जहर दिया गया। जर्मनी में उनका इलाज हुआ और उनकी जान बच गई। पश्चिमी देशों ने इसे रूस में तैयार हत्या की साजिश करार दिया। रूस लौटने के बाद नेवेल्नी को वापस जेल भेज दिया गया। नेवेल्नी की जेल की सजा बढ़ाकर 19 साल कर दी गई। अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को जैसा शक था वैसा ही हुआ। नेवेल्नी को पहले एक ऐसी जेल में भेजा गया जहां जिंदा रहने के लिए कुदरत के कहर का सामना करना होता है, और फिर अचानक उनकी मौत हो गई। अब पुतिन विरोधियों ने फिर रूस और पुतिन पर आरोपों की बौछार कर दी है, लेकिन रूस इस हत्या के लिए अपने दुश्मनों पर आरोप लगा रहा है। नेवेल्नी की मौत पर उठ रहे सवालों की एक वजह यह वीडियो भी है। ये नेवेल्नी की मौत से एक दिन पहले का बताया जा रहा है। नेवेल्नी अपनी पेशी पर कोर्ट के सामने हंस रहे हैं, जब से मजाकिया लहजे में कह रहे हैं। अमेरिका के इस रिएक्शन को बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि बाइडेन ने चेतावनी दी थी कि अगर नेवेल्नी की जेल में मौत हो गई तो रूस को विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। There were no actions being taken against Russia. तो सवाल है कि क्या अब अमेरिका को रूस पर हमले का सही और सटीक बहाना मिल चुका है? क्या बाइडेन नेवेल्नी के प्रति लोगों की सहानुभूति का पूरा फायदा उठाएंगे और रूस पर हमला करेंगे?
नेटो देशों और अमेरिका के सहयोगी देशों में भी माहौल गर्म है। नवेल्नी को खुद भी अपनी हत्या की आशंका थी, तभी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री से अपने समर्थकों को यह संदेश दिया था। माना जा रहा है कि अब रूस में बेहद ज्यादा प्रदर्शन शुरू होंगे और पुतिन के लिए नवेल्नी का आखिरी संदेश मुश्किलों का तूफान लेकर आएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि रूस नवेल्नी की मौत पर सफाई देने के बजाय पश्चिमी देशों पर आरोप लगा रहा है। रूस की संसद ड्यूमा के स्पीकर ने आरोप लगाया है कि नवेल्नी की मौत से अमेरिका को फायदा है। मौत से रूस पर प्रतिबंध लगाने वालों को फायदा। ये रूस के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर भी आरोप लगाया गया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने नेटो देशों से मदद लेने के लिए नवेल्नी की हत्या करवाई है।